बहनों भाइयों नमस्कार। आज हम आपके सामने बुंदेलखंड विद्रोह का वृत्तांत रखते हैं। सन 1857 का विद्रोह स्वाधीनता समर इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इससे भी 16 वर्ष पहले सन 1841 में वीरभूमि बुंदेलखंड में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बज गया था, जो सन 1843 तक जारी रहा था। वह कंपनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रथम संघर्षपूर्ण प्रयत्न था। यह बुंदेलखंड विद्रोह बुंदेलखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसे बुंदेला विद्रोह भी कहा जाता है, लेकिन इसे केवल बुंदेला विद्रोह कहना उचित नहीं होगा। बुंदेलखंड के सभी निवासी बुंदेला हों तो इस अर्थ में लिया जा सकता है, लेकिन बुंदेला शब्द एक जाति विशेष बुंदेलों के लिए रूढ़ हो गया है। अतः अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए इस स्वतंत्रता संघर्ष को बुंदेलखंड विद्रोह कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इस संग्राम में बुंदेलों के साथ साथ बुंदेलखंड के लोधी तथा गौड़ जाति के राजा, जागीरदार व जमींदारों की विशेष भूमिका थी। बुंदेलखंड के लोधी वीरों ने इसमें भारी संख्या में भाग लिया था। इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौंस वाले विस्तृत बुंदेलखंड क्षेत्र में यह संघर्ष फैला था। यह 1857 के संघर्ष जैसा व्यापक रूप तो न ले सका, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बीज इसी प्रथम संघर्ष में छिपे थे। बुंदेलखंड के इस महत्वपूर्ण संघर्ष की इतिहासकारों ने जो अपेक्षा की है और जातीय असमानता दिखाई है, इससे इतिहास में इसे उचित महत्व नहीं मिला है। यह विचारणीय बिंदु है कि 1857 के समर के कुछ नायकों ने पूर्व में हुए इस बुंदेलखंडी विद्रोह में खलनायकों की भूमिका अदा की थी। शायद इतिहास लेखक उनके गौरव को घटाना नहीं चाहते थे। संभवतः इस प्रथम संघर्ष का श्रेय मंगल पांडे व झांसी की रानी को देना चाहते थे। उनके चरित्रों में चटक रंग भरना था, जो बुंदेलखंड विद्रोह के नायकों के साथ न्याय नहीं हुआ। आलाऊदल, रानी दुर्गावती व छत्रसाल आदि वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाएं बुंदेलखंड के युवकों की प्रेरणा स्रोत रही हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र समय से मुगलों के आक्रमण से टकराता चला आ रहा था। बुंदेलखंड क्षेत्र उस समय से मुगलों के आक्रमण से टकराता चला आ रहा था। अतः संपूर्ण बुंदेलखंड में वीरता, शौर्य, पराक्रम की भावनाएं हर नागरिक में रची बसी थीं। बुंदेलखंड को अनेक उतार चढ़ाव झेलने पड़े। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त कर अंग्रेज समूचे उत्तर भारत के शासक बन गए। दक्षिण भारत में पेशवा की सत्ता शेष थी। अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीतिक चालों से उसका भी अंत कर दिया। अंत में पेशवा को 31 दिसंबर सन 1802 में विवश होकर बेसन की संधि करनी पड़ी थी। अंग्रेज़ों की 6 बटालियन फौज को रखना पड़ा। उस फौज का 36 लाख वार्षिक खर्च वहन करने के लिए पेशवा ने अंग्रेज़ों को अपना बुंदेलखंडीय अधिराज सौंप दिया। इस प्रकार बुंदेलखंड में कंपनी सरकार का प्रसार
होने से गैर क्षेत्रीय मराठा शासन कमज़ोर पड़ गया। अंग्रेज़ों की विशाल सैन्य शक्ति के मुकाबले बुंदेलखंड के देसी राजवेश परंपरा के बंटवारे से जो छोटे छोटे राजा व जमींदार थे, जागीरदार थे, उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा निर्धारित संधियों और सनदों को स्वीकार करना पड़ा। स्वच्छंदतापूर्वक अधिकारों एवं भूमि का उपयोग करने वाले सामंतों के हितों पर आघात पहुंचा, जिस कारण से अंग्रेजी व्यवस्था के प्रति उनमें आक्रोश बढ़ने लगा। तब अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध की भावना पनपने लगी। ये जागीरदार और जमींदार न केवल किसानों के मालिक वरन उनकी अपनी जातियों के भी मुखिया थे और उनमें जातिगत एकता थी। सन 1820 में कंपनी सरकार ने अपनी सत्ता को इस क्षेत्र में सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मराठों से धामोनी एवं गढ़ाकुआ छीनकर तथा साहेगढ़, हीरापुर, सुआताल और मदनपुर मिलाकर सागर नर्मदा टेरिटरीज प्रांत निर्माण कर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। वहाँ के मालगुजारों के पुश्तैनी हक को समाप्त कर दिए। सन 1795 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 20 वर्षीय भूमि प्रवास कराया और मराठा काल की अपेक्षा 3 गुना लगान बढ़ा दिया। कंपनी सरकार ने कृषकों से इस बढ़ी हुई लगान को कठोरता से वसूला। कृषक अत्यंत निर्धन थे। जमींदार मालगुजार भी इस बढ़े हुए लगान को अदा करने में असमर्थ थे। लगान अदालती कार्रवाई एवं कुर्की के द्वारा वसूला जाने लगा। किसी की प्रतिष्ठा को भी ध्यान में नहीं रखा गया। सागर नर्मदा टेरिटरीज प्रांत के संभ्रांत वर्ग में लोधी, बुंदेला और गौड़ जाति के राजा, जमींदार, जागीरदार और मालगुजार जैसे बड़े भूमि स्वामी थे, जो मराठा शासकों के समय से बिना लगान दिए अपनी अधिकृत भूमि का स्वच्छंदतापूर्वक उपयोग करते आ रहे थे। कंपनी सरकार ने उनके अधिकार समाप्त कर लगान स्थापित कर दिया और उनकी स्वच्छंद प्रकृति के प्रतिकूल था। उन्होंने लगान अदा करने में उदासीनता दिखाई तो उन पर कठोर कार्रवाई की गई, जिसे उन्होंने अनुचित मानते हुए अपने अपमान के रूप में लिया। झांसी का मोठ परगना और जालौन राज्य के 48 गांव कंपनी सरकार ने बलात् लेकर मराठों की प्रभुसत्ता पर चोट की। कंपनी सरकार ने कठोर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रशासक पदों पर भी सेना के अधिकारियों को नियुक्त किया गया। ऐसे ही संयुक्त पद पर कालपी में कैप्टन रीमेंज पदस्थ थे। उसके कठोर नियंत्रण, दमन तथा नवीन व्यवस्था से पूर्व मराठा शासित प्रजा भड़क उठी थी, जिसका सन 1824 में जालौन के मराठा राजा गोविंद राय ने जिसका बीड़ा सन 1824 में जालौन के मराठा राजा गोविंद राव ने उठाया था। उसने जनसहयोग से कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करवाकर कालपी नगर को लूटकर उसकी आधी बस्ती में आग लगवा दी थी। बुंदेलखंड में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना भड़काने में अनूपगिरी गोसाई के सेनापति मिशेल बैंक, जो डच था, उसका बड़ा हाथ था। अंग्रेजों ने संधि करके अनूपगिरी गोसाई की मौधा हमीरपुर की जागीर दे दी थी। मिशेल बैंक अंग्रेजी राज्य को पसंद नहीं करता था। डच होने के कारण अंग्रेजों से चिढ़ता था। वह जानता था कि अंग्रेज हर देशी राज्य से संधि के समय अन्य यूरोपीय देश के लोगों को अपने राज्य में नौकरी में न रखने की धारा जोड़ते हैं, तो उसे भी अनूपगिरी की नौकरी से हटना पड़ेगा। अतः वह यहाँ के लोगों में स्वतंत्रता की भावनाएं
रखता था। यूरोपीय देशों में होने वाली घटनाएं, विशेषकर फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस के राजा लुई की हत्या और प्रजातंत्र के इस नवीन प्रयोग का समाचार बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी और जालौन जिलों के नौजवान जमींदारों, उनके संबंधियों को प्रभावित कर रहा था। सन 1839 ईस्वी में बुंदेलखंड के कुछ राजा, राजकुमार एवं जमींदार काशी में होने वाले बुढ़ुआ मंगल मेला देखने गए। यहाँ उन्हें बंगाल, बिहार, अवध क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचारों का पता चला। चारों ओर अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जन असंतोष दृष्टिगोचर हुआ एवं इससे उनकी विद्रोह भावना में वृद्धि हुई। काशी के बुढ़ुआ मंगल मेले से प्रेरणा लेकर लौटे हुए राजा जमींदार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना भरने में लग गए। अगले वर्ष सन 1840 में काशी के बुढ़ुआ मंगल मेले की तर्ज पर सूपा चरखारी गांव में बुढ़ुआ मंगल मेले का आयोजन किया गया। सूपा में चरखारी राज्य के पूर्व राजा मंडन शाह तथा विकटराय के वंशज लोधी जागीरदार निवास करते थे। सूपा के लोधी जमींदारों ने इस मेले का सारा उत्तरदायित्व संभाला। गोपनीय ढंग से बुंदेलखंड के अनेक राजा व जागीरदारों से संपर्क किया गया और इस मेले का उद्देश्य समझाया गया। प्रकट रूप से मेले का प्रचार हुआ। इस मेले में जैतपुर, महोबा के बुंदेला राजा पारीक्षत, हीरापुर के राजा हृदय शाह मेहंदेले, लोधी, चिरगांव झांसी के राय बहादुर, बखतवली सिंह, नारहट के जागीरदार मधुकर साहब बुंदेला, चंद्रपुर के जागीरदार जवाहर सिंह बुंदेला एवं गोहन राठ के जमींदार अमर सिंह महतो तथा क्षेत्र के लोधी एवं बुंदेला जमींदारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और योजना तैयार की कि जैतपुर, महोबा के राजा पारीक्षत को विद्रोहियों का अध्यक्ष चुना गया। योजना तैयार की और जैतपुर, महोबा के राजा पारीक्षत को विद्रोहियों का अध्यक्ष चुना गया। बुंदेलखंड के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि, लेखक एवं इतिहासकार पंडित राम सेवक रिछारिया बरुआ सागर झांसी ने स्वाधीनता आंदोलन में बुंदेलखंड का योगदान विषय पर एक साक्षात्कार में कहा था कि संक्षेप में कहूँ तो 1841-42 के विद्रोह का प्रारंभ काशी के बुढ़ुआ मंगल मेला की तर्ज पर सूपा चरखारी सम्मेलन में ही हुआ। राजा पारीक्षत ने महोबा चरखारी राठ क्षेत्र के लोधी जमींदारों के सहयोग से बुंदेलखंड के दूर दूर स्थानों के राजाओं, मालगुजारों, जमींदारों एवं प्रमुख लोगों के पास गोपनीय ढंग से संदेश भिजवाए। जैतपुर राज्य के पास कैथा सदर में कंपनी की छावनी थी। वह छावनी राजा पारीक्षत के लिए एक अंकुश थी। कंपनी सरकार ने चरखारी की गद्दी पर राजा पारीक्षत के भतीजे रतन सिंह को दे दी थी। इस कारण राजा पारीक्षत कंपनी सरकार से विशेष असंतुष्ट थे। चरखारी का राजा रतन सिंह अंग्रेजों की ही जी हजूरी में लगा रहता था। अतः विद्रोह को सफल बनाने और प्रजा का राज कायम करने का संदेश सावधानीपूर्वक सभी जगह पहुंचाया जा रहा था। इस संपर्क अभियान का मुख्य उत्तरदायित्व सूपा के लोधी जागीरदार संभाल रहे थे। हीरापुर के राजा हृदय शाह, नारायण के जमींदार मधुकर शाह बुंदेलखंड के दक्षिण में सागर नर्मदा टेरिटरीज क्षेत्र में संपर्क क्रांति की आग सुलगा रहे थे। विद्रोह कब आरंभ हो, किस प्रकार अंग्रेजों से टकराया जाए, यह निर्णय अभी नहीं लिया गया था। लोग अस्त्र शस्त्र एकत्र करने, गढ़ों की मरम्मत करने में जुटे थे। संपर्क अभियान चलते काफ़ी समय हो गया था। विद्रोह का लावा इंदर की लपटों की तरह उबल रहा था। लगान वसूली में कंपनी सरकार सख्ती कर रही थी। विद्रोही भावना के कारण लोग लगान देने से इनकार करने लगे तो उन पर कुर्की वारंट भेजे जाने लगे। लोग कुर्की करने वालों की मारपीट पर आमादा हो गए थे। इन्हीं दिनों अंग्रेजी सेना अफगान युद्ध में व्यस्त थी।
वहाँ वह बुरी तरह पिट रही थी। अंग्रेजी सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा धूल में मिल रही थी। यह बात विद्रोहियों के लिए उत्साहवर्धक थी। नाराट के जागीरदार मधुकर शाह ने होली उत्सव के लिए नाचने हेतु एक बेड़नी नतर्की तय की। उसी समय नतर्की को पास वाले थाने का कंपनी सरकार का सिपाही पकड़ ले गया। बात बढ़ी और राजपूतों की प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह बन गई। उन्होंने थाने जाकर सिपाहियों को पीटा और थाने में आग लगाकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का संघनाद कर दिया। इस घटना से सागर नर्मदा टेरिटरीज प्रांत का कमिश्नर फेजर बहुत परेशान हो उठा। मधुकर शाह बुंदेला के विद्रोह की खबर आग की तरह फैल गई। हीरापुर के राजा हृदय शाह लोधी, चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला, गुढ़ा के गणेश जी बुंदेला भी विद्रोह में कूद पड़े। मदनपुर नरसिंहपुर का गौड़ सामंत डिल्लन शाह भी अपने क्षेत्र में असंतुष्ट जमींदारों भूस्वामियों को साथ लेकर विद्रोही बन गए। इस तरह बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में विद्रोह की ज्वाला जल उठी, लेकिन उत्तरी बुंदेलखंड क्षेत्र की अभी शांत थी। उत्तरी बुंदेलखंड की आग अभी शांत थी। जैतपुर के राजा पारीक्षत अपने सहयोगियों के साथ विद्रोह की तैयारी में लगे थे। चिरगांव झांसी के राव बखत सिंह तो विद्रोह के लिए अधिक उतावले थे। उन्होंने योजना और समय के निर्धारण के पूर्व ही अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। कारण यह हुआ कि झांसी के अंग्रेज सैनिकों ने अप्रैल 1841 में चिरगांव क्षेत्र के अंदर कैंप लगा दिया। उन अंग्रेज सैनिकों ने राव बखत सिंह के 2 पालतू मोरों को मार कर खा लिया। तब यह समाचार राव साहब को मिला तो उन्होंने उत्तेजित होकर 15 अप्रैल 1841 को कुछ घुड़सवारों के साथ अंग्रेजी सेना के कैंप पर आक्रमण कर दिया। कुछ सैनिक मारे गए, शेष भाग खड़े हुए। राव बखत सिंह के पुत्र एवं सेनापति छत्रसाल के ने चिरगांव के समीप वाले गांव में जाकर प्रमुखों को संगठित किया। इनमें परासई के जमींदार करण सिंह, चंदवारी के जमींदार प्रमुख थे। उनमें अधिकांश लोधी थे। इन गांवों में अब भी लोधियों की आबादी अधिक है तथा उनकी प्रमुखता है। इस प्रकार इन जमींदारों ने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। जब 17 अप्रैल 1841 को अंग्रेजी सेना ने चिरगांव पर आक्रमण किया तो चिरगांव दुर्ग के रक्षार्थ इन गांवों से जत्थे के जत्थे वहां के जमींदार भेज रहे थे तथा स्वयं भाग ले रहे थे। गवर्नर के नेतृत्व में 4 दिन तक भयंकर संग्राम हुआ। अंग्रेजी सेना किले पर तोपें गोले बरसाती रही। 21 अप्रैल 1841 को चिरगांव का दुर्ग ध्वस्त हो गया। राव भगत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र व सेनापति तथा अनेक वीर इस युद्ध में शहीद हो गए व अंत में राव भगत सिंह को अपनी रानी तथा पुत्र छत्रसाल और पौत्र रघुनाथ सिंह को लेकर भागना पड़ा और ओरछा राज्य के मोहनगढ़ दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजी सेना ने चिरगांव तथा आसपास के गांवों की जमकर लूटपाट की। इधर सागर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देने की खबर जैतपुर के राजा पारीक्षत के पास भी पहुंची। हीरापुर के राजा हृदय शाह राजा पारीक्षत से निरंतर संपर्क बनाए हुए थे। चिरगांव झांसी के विद्रोह का समाचार भी जैतपुर पहुंचा। राजा पारीक्षत ने क्षेत्र के जमींदारों सहयोगियों को बुलाकर सलाह की और सागर क्षेत्र के विद्रोहियों का अनुसरण करते हुए दिसंबर 1849 में कैथा सदर की अंग्रेज सैनिक छावनी पर आक्रमण कर दिया और उसे आग लगा दी और कंपनी सरकार के सैनिकों को मार भगाया। कंपनी सरकार की सेना ने चरखारी के राजा रतन सिंह से मिलकर राजा पारीक्षत के विरुद्ध पूर्ण सैन्य तैयारी कर जैतपुर को घेर लिया। राजा पारीक्षत और उनके सहयोगियों ने डटकर मुकाबला किया। पूरा लुधियाना क्षेत्र इनका साथ दे रहा था। घनघोर युद्ध हो रहा था। गोश्त की गोली घिया गुर खाए, गोश्त की गोली घिया गुर खाए, पारीक्षत की गोलियां जिया ले जाएं, पारीक्षत की गोलियां जिया ले जाएं, फिरंगी महोबा भागत जाए, फिरंगी महोबा भागत जाए, राजा पारीक्षत खदेरत जाए, राजा पारीक्षत खदेरत जाए। चिरगांव के राव बखत सिंह जो ओरछा राज्य के मोहनगढ़ दुर्ग में शरण लिए हुए थे, उन्हें वह स्थान भी छोड़ना पड़ा।
छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे जनवरी 1842 में राजा पारीक्षत के पास जैतपुर को चल पड़े। उस समय जैतपुर में युद्ध चल रहा था। जैसे ही अंग्रेज सेना को राव बखत सिंह की आने की सूचना मिली, उन्हें बीच में ही पतवाड़ी के पास घेर लिया। राव भगत सिंह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कंपनी सरकार की सेना ने जैतपुर के दुर्ग को भी तोपों से ध्वस्त कर दिया, सूपा की गढ़ी को भी गिरा दिया और गांव को लूट लिया। राजा पारीक्षत अपने सहयोगियों के साथ जैतपुर त्याग कर पन्ना दमोई की सीमा पर स्थित सिमरिया में लोधी जागीरदार के यहाँ आश्रय लेकर रहने लगे। हमीरपुर जनपद के लुधियांत क्षेत्र के गांव में विद्रोह की यह ज्वाला अब भी ठंडी ना पड़ी थी। अंग्रेजी सेना ने गांव-गांव आकर विद्रोह को दबाने व जिन गांवों ने विद्रोहियों का साथ दिया था, उन्हें दंड देने के लिए उन गांवों की जी भर कर लूटपाट की। इसकी झांकी इस क्षेत्र से प्राप्त बुंदेली बोली के एक लोकगीत में स्पष्ट देखी जा सकती है। यह लोकगीत सन 1842 से 1851 तक के लुधियांत क्षेत्र के संघर्ष का दिग्दर्श कराता है। प्रतीत होता है इसी क्षेत्र के लोगों ने गोहांड के गणेश महतो के नेतृत्व में तात्या टोपे को प्रेरित कर चरखारी पर चढ़ाई की थी और 1857 में चरखारी पर विजय प्राप्त की थी। जय अवंतीबाई, जय लोधेश्वर।